तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, अध्याय 13 का क्लास तीसरा। और इस क्लास तीसरा में हम हमारा जो क्लास थर्ड है आज का, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, खाद देना, है ना। आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था, रोपण विधि तक पढ़ लिया था, बुआई की जो जो विधि होती है, तो हमने बुआई की विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम बुआई करने के बाद क्या देते हैं, खाद देते हैं। तो हम खाद के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए खाद के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया है खाद देना। चलिए पुस्तक को पढ़ते हैं। पौधों की सही बढ़ोतरी के लिए विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों की सही बढ़ोतरी यानी कि सही रूप से बढ़ने के लिए क्या होता है, पौधों को विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पौधे इन्हें प्रायः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और पौधे इन पोषक तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, जड़ के द्वारा। लगातार फसल उगाए जाने पर खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, कहीं पे हम लगातार फसल उगाते हैं, ठीक है, किसी ज़मीन पर, तो वहाँ पे हर साल जब कृषि होता है तो हर साल वहाँ पे फसल उगता है। तो वहाँ पे हर साल फसल उगने से फसल क्या करता है, हर साल उस भूमि के पोषक तत्वों का उपयोग करता है। तो हर साल बार बार उपयोग करने से क्या हो जाता है, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम वहाँ पे खाद डालते हैं, और ना, है ना, खाद डालते हैं ताकि वहाँ पे उस पोषक तत्वों की कमी पूरा हो सके और पौधे को जितनी मात्रा में ज़रूरत हो उतनी मात्रा में क्या मिल सके, पोषक तत्व मिल सके। तो ये होता है खाद डालने के लिए ज़रूरी, ठीक है। तो लगातार फसल उगाए जाने से खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फलस्वरूप भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है ना। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो आपका भूमि होता है वहाँ की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। जैसे वहाँ पे अगर पोषक तत्व नहीं है उस भूमि में, तो वहाँ की पौधे नहीं बढ़ेंगे, और पौधे नहीं बढ़ेंगे तो वहाँ पे उपजाऊ नहीं होगा, और उपज नहीं होगा तो आपकी फसल भी कम होगी, है ना, मतलब पैदावार कम होगी। तो यहाँ पैदावार कम ना हो, फसल की बढ़ोतरी कम ना हो, है ना, और उपजाऊपन भी कम ना हो, इसको बनाए रखने के लिए, इन सबको रोकने के लिए क्या करते हैं, उन भूमि में क्या डाला जाता है, खाद डाला जाता है, यानी कि खाद वगैरह डाला जाता है। फलस्वरूप भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और ऐसा करने से क्या हो जाता है, उस भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, यानी कि उस भूमि पर बहुत कम ही पौधे उगते हैं। अतः भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए भूमि, है ना, किसान भूमि में खाद डालते हैं। मतलब उस भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए, ताकि उस पर जो पौधे उगेंगे सही मात्रा में उगे और अच्छे से बढ़े, है ना, और अच्छे से पैदावार भी हो। तो इन सबको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उस पर अपना हमारे किसान क्या करते हैं, उस भूमि में खाद डालते हैं, मतलब अपने खेतों में खाद को डालते हैं ताकि अच्छी पैदावार हो। तो ये होता है खाद डालने के लिए ज़रूरी, है ना। मतलब पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, खाद को उस भूमि में खेत में डालना जरूरी होता है ना। खाद मुख्य रूप से पेड़ पौधों, जंतुओं के अवशेष, मल मूत्र, कूड़ा करकट तथा सड़े गले पदार्थों से तैयार की जाती है। और देखिए, आपका खेत में जो हम खाद डालते हैं, तो खाद कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, तो वो बनता है मुख्य रूप से पेड़ पौधा हो गया, है ना, उसके अवशेष हो गया, जंतुओं के अवशेष हो गया, और मल मूत्र यानी कि जो आपके मवेशी होते हैं, गाय बैल भैंस, इन सब के मूत्र से क्या बनता है, पूरा खाद बनता है। और इन जो कूड़ा करकट होता है, यानी कि फल फूल के छिलके होते हैं, उनसे भी क्या बनता है, आपका खाद बनता है। इन्हें जैविक खाद कहते हैं। और इन खाद को क्या कहते हैं, हम जैविक खाद कहते हैं, क्योंकि जीवों के अवशेष से बनता है ना, सजीव पदार्थों से ये खाद बनता है, इसलिए इनको कहते हैं जैविक खाद। जैविक खाद निम्नलिखित प्रकार की होती है है ना। और जो आपकी हम जो खेतों में खाद डालते हैं कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे दिया है, देखिए कुछ इस अलग अलग प्रकार की होती है आपकी जैविक खाद। तो सबसे पहले दिया है आपका गोबर खाद। अब गोबर खाद मतलब जान गए, पशुओं के गोबर, है ना, मतलब गाय बैल भैंस, इन सब के गोबर से बना खाद क्या कहलाता है, गोबर खाद कहलाता है। देखते हैं गोबर खाद में क्या दिया गया है, ठीक है। इसे पशुओं के गोबर को, है ना, इसे पशुओं के गोबर को गड्ढे में दबाकर सड़ाने की क्रिया से तैयार किया जाता है। इसमें पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं। और गोबर खाद को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पशु के गोबर होते हैं, पशुओं के गोबर, उनको गड्ढे में डाला जाता है और वहाँ पे इसको गड्ढे में सड़ाया जाता है ना। और ये जब सड़ता है तब ये क्या बन जाता है, आपका खाद बन जाता है। और ये जो गोबर खाद होता है उनमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होता है। मतलब इसमें जो ऐसा खाद होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है पौधों के लिए, गोबर का खाद, क्योंकि इनमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। और जो आपका अब गोबर खाद दिख रहा है ना,
तो गोबर खाद आप कहाँ बनाते हैं, तो देखिए सबके गांव में क्या होता है, सबके घर क्या होता है जी, पशु होते हैं। तो उन पशुओं के गोबर को बाहर ले जाके फेंकते हैं गांव से बाहर गड्ढे में, तो उसी गड्ढे में क्या होता है, आपका गोबर खाद तैयार होता है। और गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में उन खाद को ट्रैक्टर के माध्यम से या बैलगाड़ी के माध्यम से निकाल कर, है ना, निकाल कर कहाँ ले जाते हैं, खेतों में ले जाते हैं, खेतों में ले जाते हैं। तो इस तरह से गोबर खाद गाँव के बाहर गड्ढे में तैयार होता है, वहाँ पे हर दिन ले जाके उसको डाल देते हैं, है ना। तो इस तरह से गोबर सड़ता है और गोबर खाद बनता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्या दिया है। अगला दिया है कंपोस्ट खाद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपोस्ट खाद। तो आइए देखते हैं ये कंपोस्ट खाद क्या है। तो चलिए कंपोस्ट खाद को पढ़ते हैं। यह खाद कूड़ा करकट, पौधों तथा जंतुओं, है ना, पशुओं के अवशेष आदि को गड्ढे अथवा विशेष रूप से बनाए गए टंकियों में सड़ाकर तैयार की जाती है। इसमें पशुओं के गोबर तथा मल मूत्र कम मात्रा में होते हैं, किंतु इसमें गोबर की खाद की तरह पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं। और देखिए आपका जो कंपोस्ट खाद होता है ना, यानी कि जो आपका कंपोस्ट खाद होता है उसको तैयार करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका कचरा होता है यानी कि कूड़ा करकट होता है, और पौधा हो गया और पशुओं हो गया, है ना, इन सब के अवशेष हो गया, इन सबको गड्ढे में या विशेष रूप से टंकी बनी होती है उन टंकियों में डालकर सड़ाते हैं और सड़ाकर तैयार करते हैं। यानी कि हम जो हमारा कंपोस्ट खाद है उसको हम टंकी हो गया, बनी हुई टंकी हो गया या गड्ढा हो गया, उन सब में सड़ाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पशुओं के गोबर, है ना, इन सब में पशुओं के गोबर तथा मल मूत्र कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। मतलब जिस तरह गोबर खाद में पोषक तत्व होते हैं, उसी तरीके से आपका कंपोस्ट खाद में भी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपका हरी खाद। ठीक है, हरी खाद मतलब आपको पता चल जाता है, हरी खाद पता चल जाना चाहिए कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, नाम से पता चलता है कि हरी खाद क्या है ना, मतलब हरे भरे चीज़ों से जो खाद बनेगा वह आपका हरी खाद कहलाएगा। जैसे गोबर से बना खाद गोबर खाद, वैसी हरी भरी चीज़ों से बना खाद हरा खाद कहलाएगा, हरी खाद। तो चलिए देखते हैं हरी खाद क्या है। तो आपका हरी खाद है विभिन्न फलीदार पौधों जैसे सनई, तिवरा, ढेंचा, लोबिया, बरसीम, मसूर, जमीन की सतह पर फैलने वाले एवं पतले कोमल तने तथा अधिक शाखायुक्त पौधों को खेत में सीधे ही दबाकर सड़ाने से हरी खाद प्राप्त होती है। मतलब देखिए फलीदार पौधे मतलब जो हम क्या करते हैं, धान की खेती के बाद हम जितने भी फसल कहाँ लगाते हैं, अपने खेतों में लगाते हैं। जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ में क्या क्या लगाते हैं, चना, लाखड़ी, है ना, ये सब ज़मीन में फैलने वाले हैं। अलसी हो गया, मसूर हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ज़मीन पर फैलते हैं और इनमें क्या होता है, बहुत सारे शाखा होते हैं। मतलब छोटे 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 करके क्या निकलते हैं, अलग अलग डाली निकलती है। ठीक है, मतलब देखो चना का पौधा देखे हो आप, चना का पौधा कैसा होता है, तो बिल्कुल आपका जो चना का पौधा होता है कैसा होता है, ये देखिए चना का पौधा कुछ ऐसा होता है और इसमें बहुत सारा इस तरह से शाखा निकला होता है। ठीक है, और इसी तरह आपका मसूर हो गया, तो मसूर में भी बिल्कुल ऐसे शाखा 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 निकला होता है। ठीक है, और आपका और दूसरा क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया आपका अलसी, है ना। तो अलसी का पौधा आपने देखा है, अलसी का पौधा कैसा होता है, कुछ इस तरह से अलसी का पौधा होता है। ठीक है, और इसमें भी यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ इस तरह से क्या निकला होता है, शाखा निकला होता है। और मसूर हो गया, तो मसूर में भी कुछ इस तरह से, लाखड़ी, चना, कुछ इस सब में क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे शाखा निकले होते हैं। ठीक है, तो और ये क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं और नर्म होते हैं। ठीक है, कोमल होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, इनके जो अवशेष बचते हैं, इन अवशेष को सीधे मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक है, मतलब जुताई कर देते हैं और जुताई करने से ये मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और पानी भरने पर सड़ जाते हैं और सड़ कर क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं हरी खाद। मतलब ये हरे भरे पेड़ पौधे से तैयार होते हैं और इनको क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और वह दबने से सड़ जाता है। तो इस तरह से हरी खाद बन जाता है खेतों में ही। ठीक है, तो ये होता है आपका हरी खाद। चना, मसूर, गेहूं आदि के पौधों से बनता है। गेहूं को छोड़ दीजिएगा, चना, मसूर, अलसी, लाखड़ी, इन सब के पौधों से क्या बनता है, आपका हरी खाद बनता है। ठीक है, आइए कंपोस्ट तैयार करें। अब कंपोस्ट देखो कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इसको पढ़ लेना, कंपोस्ट तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक गड्ढा होगा, उस गड्ढे में बहुत सारे फल फूल के छिलके, है ना, कूड़ा करकट, इन सबको डालते हैं और आपका कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंपोस्ट खाद तैयार करें, आपको
दिया गया उसके बारे में, तो आप कंपोस्ट खाद इसको पढ़कर आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार करते हैं। बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि हम इसको अपने स्कूल में गड्ढा खोदकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे दिया है आपका वर्मी फास्ट, है ना। पार्ट कितना लंबा है जी, देख लीजिए, बहुत लंबा पार्ट है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, जहाँ पे हम आए वहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब दिया है आपका केंचुआ खाद। ठीक है, मतलब वर्म कास्टिंग, केंचुआ खाद के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए देखते हैं केंचुआ खाद कैसे तैयार करते हैं। जैव अपशिष्टों को शीघ्रता से अपघटित करने के लिए केंचुए का उपयोग किया जाता है। मतलब केंचुआ जानते हो, है ना। तो केंचुआ का उपयोग किस लिए करते हैं? जैव अपशिष्टों मतलब जीव जंतु के अवशेषों को जल्दी से विघटित यानी कि नष्ट करने के लिए, जल्दी से सड़ाने के लिए केंचुआ का उपयोग करते हैं। केंचुए मिट्टी में उपस्थित, और केंचुआ क्या करता है, मिट्टी में उपस्थित सड़े गड़े अपशिष्ट को खाते हैं और मल के द्वारा इन्हें जैविक खाद के रूप में निकालते हैं। इन्हें केंचुआ खाद अथवा वर्म कास्टिंग कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। केंचुए गंदगी का निवारण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, साथ ही जैविक खाद भी उपलब्ध कराता है। इस तरह यह पर्यावरण एवं कृषि मित्र के रूप में उपयोगी है। आपका जो केंचुआ है क्या करता है, पर्यावरण को साफ रखता है, सड़े गले पदार्थों को खाता है और खाद भी देता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको कृषि मित्र कहते हैं और पर्यावरण का अच्छा साथी भी कहा जाता है। क्योंकि यह जितने भी कूड़ा करकट होता है, कचरा होता है, उन सबको सड़ा गलाकर खाद बना देता है, और ये और है ना, और इससे पर्यावरण को साफ रखता है, इसलिए इसको कहते हैं कृषि मित्र। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या हो गया जी मोबाइल को जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उर्वरक। खाद तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे उर्वरक के बारे में। ठीक है, तो अब चलिए उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं। भूमि में कुछ विशेष पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की पूर्ति हेतु किसान रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन्हें उर्वरक कहते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे भूमि में कुछ विशेष अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं ना, तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, खेतों में खाद डालते हैं। मतलब कुछ कुछ रासायनिक पदार्थ डालते हैं, इसको कहते हैं हम उर्वरक। तो देखते हैं कौन कौन सा उर्वरक है ना। तो उर्वरक के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है आपका नाइट्रोजनी उर्वरक। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरक दिया है, तो आइए देखते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक के बारे में। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है, ये पौधों को नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करते हैं। आपका जो नाइट्रोजन उर्वरक क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन तत्व के उपलब्ध कराते हैं। यूरिया, अमोनियम, है ना, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि प्रमुख नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। ये पत्तियों वाली फसलों जैसे पत्ता गोभी, पालक आदि के लिए आवश्यक होता है। इनके उपयोग से पौधों में तेजी से वृद्धि होती है। मतलब नाइट्रोजन क्या करता है, पत्ते वाले पौधों में तेजी से वृद्धि करता है, मतलब उनको बढ़ने के लिए मदद करता है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजनी उर्वरक, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है पेड़ पौधों को। अब आगे देखते हैं फॉस्फेटी उर्वरक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉस्फेटी उर्वरक के बारे में क्या दिया गया है। इनसे पौधों को फास्फोरस तत्व की पूर्ति होती है। नाम से स्पष्ट होता है, फॉस्फेटी मतलब फास्फोरस की उपलब्ध कराता है पौधों को। इनके उपयोग से जड़ें और तने मजबूत होती है। उनके फास्फोरस को उपयोग करने से क्या होता है, जड़ और तना आपका मजबूत होता है पौधों का। यह दलहन के लिए आवश्यक होता है। और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट इस वर्ग के उर्वरक है। ठीक है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेटी उर्वरक हैं। अगला है आपका पोटेशियमी उर्वरक। ठीक है, पोटेशियमी उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं। ये पौधों को पोटेशियम तत्व की पूर्ति करने वाले उर्वरक हैं। ये पौधों को क्या तत्व देते हैं, तो पोटेशियम तत्व देते हैं। ये कंद वाली फसलों के लिए लाभदायक होता है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड प्रमुख पोटेशियमी उर्वरक हैं। फसलों में खाद एवं उर्वरक देने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है, जैसे खेतों में बिखेर कर, पौधों के चारों ओर बने कुंड में डालकर, या उर्वरकों को पानी में घोलकर छिड़काव यंत्र द्वारा छिड़काव कर। तो देखिए आपका जो क्या आता है जी, ये तो हो गया रासायनिक पदार्थ, है ना। और ये रासायनिक पदार्थ किस रूप में आते हैं,
दवाई के रूप में आते हैं, है ना। तो दवाई के रूप में मतलब ये कहाँ मिलेगा अब आपको, तो आप जानते हो कृषि केंद्र, ठीक है, कृषि दुकान जानते हो, कृषि केंद्र, तो इन्हीं कृषि केंद्र कृषि दुकानों में ये दवाई आपको मिलता है। और इस दवाई को हम कैसे डाल सकते हैं पौधों में, तो इसकी अलग अलग विधि होती है खेतों में उर्वरक को डालने की, है ना। तो इन उर्वरक को हम कैसे खेतों में डाल सकते हैं इसको हम जानते हैं। देखिए बहुत सारी विधि होती है, तो कौन कौन सी विधि होती है, तो सबसे पहले तो हम जो आपका रासायनिक पदार्थ आता है जो पाउडर के रूप में भी आता है, तो उस पाउडर को हम क्या कर सकते हैं खेतों में छिड़क कर, मतलब छिड़क कर सभी तरफ फैलाकर, हाथ से फैलाकर डाल सकते हैं। और दूसरा विधि है, और अगला विधि क्या है, उस पौधे के चारों ओर क्या बना सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे ये आपका पौधा है, ठीक है, तो इसके चारों ओर हम गोल गड्ढा बना सकते हैं और इस गड्ढे में उस खाद को डाल सकते हैं उस पौधे के लिए, है ना। और इस खाद को हम डालेंगे तो ये उसके जड़ में फैल जाएगा और इसको फ़ायदा करेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जो घोल के रूप में होता है, मतलब एक केमिकल के रूप में होता है, द्रव के रूप में, यार पानी के रूप में होता है ना, कुछ कुछ द्रव के रूप में होता है, कुछ कुछ दवाई। तो इस दवाई को हम कैसे कर सकते हैं, मशीन में डालकर, मतलब स्प्रेयर जानते हो आप लोग, किसान जो अपने क्या करते हैं उसको लटका कर उसमें दवाई को घोल कर छिड़कते हैं, तो मतलब छिड़काव करके हम भी उसको लगा सकते हैं, मतलब उर्वरक को किस में डाल सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चित्र में दिया गया है, जो आपके एक किसान है क्या कर रहा है, पीछे में ये लटकाया हुआ है और इस लटकाया है उसमें क्या है आपका दवाई भरा हुआ है, रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है। और इस रासायनिक पदार्थ को इस पाइप के माध्यम से क्या कर रहा है धानों में, मतलब जो आपका फसल है उसमें छिड़काव करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम छिड़काव कर सकते हैं, किसमें, आपको जो मशीन आता है किसानों के लिए दवाई छिड़कने का, उसमें हम छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका विधि कौन कौन सी होती है तो हम जान गए, है ना, छिड़क कर सकते हैं, या पौधे के चारों ओर गोल गड्ढा बनाकर कर सकते हैं, या स्प्रेयर के माध्यम से हम उसको छिड़क कर द्रव के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं उर्वरक को खेतों में, ठीक है। उर्वरकों को पानी में घोलकर छिड़काव यंत्र द्वारा छिड़काव कर अथवा सिंचाई के लिए बनाई गई नालियों के मुहाने पर उर्वरकों को रख दिया जाता है, जिससे वह प्रभावित जल में घुलकर पौधों तक पहुंच जाता है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग विधि से उर्वरक को खेत में फसलों में डाल सकते हैं। उर्वरकों को समुचित प्रयोग से पैदावार में बढ़ोतरी तो होती है, किंतु इनके अत्यधिक प्रयोग से ये रसायन सिंचाई एवं वर्षा के जल द्वारा बहकर नदियों एवं तालाबों के जल में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं और पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। देखिए उर्वरक क्या करते हैं, पौधों की फसल को बढ़ाता है, मतलब पैदावार को बढ़ाता है, लेकिन हम इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या हो सकता है, यदि हमने ज़्यादा उपयोग कर दिया तो बाद में क्या हो जाएगा, जब कभी ज़्यादा पानी बरसात होता है तो खेतों में ज़्यादा पानी हो जाता है और ये उर्वरक उन पानी में घुलकर कहाँ चले जाते हैं, खेत से बाहर आपके नदी और तालाब में चले जाते हैं और नदी और तालाब में जाकर वहाँ के जीव जंतु को मारने का काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनके लिए हानिकारक बन जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, बिल्कुल इनका उपयोग कम करना चाहिए, जिससे ये जल्दी से पौधे पे लग जाए और जल्दी से वहाँ से खेत से समाप्त हो जाए, जिससे किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो बिल्कुल इन उर्वरकों का उपयोग हमको बिल्कुल कैसा करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास के उन तालाबों अथवा पोखरों का अवलोकन करें जहां मछली पालन किया जा रहा हो और मछलियां, है ना, और मछलियों को चारा उपलब्ध कराने के लिए तालाब में के पानी में उर्वरक अथवा खाद डाली जाती हो। इनके प्रभाव से पानी में शैवाल यानी कि काई तथा अन्य जलीय पौधों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और तालाब पूरा पानी हरा हरा दिखाई देने लगता है ना। और जानते हो आप गांव का तालाब का पानी कैसा होता है, बहुत हरा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि उसमें मछली पालन करते हैं, मछलियों को पालते हैं, और मछलियों को पालते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, मछलियों के लिए चारा डालते हैं। तो ये चारा क्या करता है, वहाँ पे पूरी पानी को हरापन बना देता है, ठीक है। कुछ समय बाद तालाब से दुर्गंध आने लगती है। क्यों, क्योंकि वो जो रासायनिक पदार्थ है पूरी मिट्टी को, पानी को खराब कर देता है, इस कारण वहाँ से पूरा दुर्गंध आने लगता है। शैवालों की बहुत अधिक वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तनों में पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे जल में रहने वाले अन्य जीवों को श्वसन के लिए जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, फलस्वरूप उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक है। इस दशा को न्यूट्रोफिकेशन कहते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर भूमि की
उर्वरता को बढ़ाते हैं। क्या आप उनके नाम तथा रहने के स्थानों के बारे में बता सकते हैं? धान की खड़ी फसल में किसान जब, है ना, धान की खड़ी फसल में किसान जब पानी भरकर रख देता है तो इसमें हरी हरी काई बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं। देखे हो आप, जब भी धान की फसल खड़ी हो जाती है बहुत अच्छे थे, तो धान की फसल को अब ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि धान जो है बड़ी हो जाती है। तो क्या करते हैं उसमें किसान उसमें बहुत सारे पानी को भर के रख देते हैं, है ना, जिससे क्या हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा नीले हरे शैवाल मतलब काई आ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, शैवाल कहते हैं। ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर भूमि में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। किसान सूक्ष्म जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में फसलों की उपज बढ़ाने के लिए करते हैं। तो क्या हो जाता है, ये क्यों होता है? अब देखो धान के खेत में जाकर देखना, जहाँ पानी भरा होगा वहाँ पे आपको हरे हरे काई दिखाई देंगे। तो ये काई क्या होंगे आपके, ये काई आपके शैवाल हैं। और ये शैवाल क्या करते हैं, वातावरण के नाइट्रोजन को, है ना, मतलब जो वायुमंडल से नाइट्रोजन आता है उस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके वहाँ पे भूमि में रोक कर रखते हैं, जिससे फसल को फायदा होता है। तो क्या करता है, इस काई का उपयोग क्या है, ये काई हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं किसानों के लिए, है ना, क्योंकि फसल की पैदावार को बढ़ाता है और अच्छी उपज होती है, अच्छी फसल होती है इन काई से। तो ये काई क्या है, हमारे लिए उपयोगी है, किसान के लिए उपयोगी काई होते हैं। तो ये हो गया आज की क्लास। आज तक हम मतलब आज का क्लास यहीं तक बंद करते हैं, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे आगे, फसल चक्र पढ़ेंगे, सिंचाई पढ़ेंगे, है ना। सिंचाई कैसे कैसे करते हैं, सिंचाई मतलब खेतों में पानी डालना, ये होता है आपका सिंचाई करना, है ना। तो एक बार और बता देता हूँ, काई क्या करता है, वहाँ पे जो वायुमंडल से आपका क्या आता है, नाइट्रोजन। जैसे कि ये आपका वायुमंडल है, ठीक है, ये आपका क्या है, वायुमंडल है। और यहाँ से आपका खेतों में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, यानी कि एन आता है, ठीक है। एन मतलब नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये आपका एन हो गया, नाइट्रोजन आता है। तो इस नाइट्रोजन को क्या करता है, हरा भरा काई यहाँ पे भूमि में क्या करता है, रोकता है। और वहाँ से भूमि जो फसल लगा होता है, इस तरह से फसल उनको फायदा पहुँचता है ना। ये नाइट्रोजन का क्या करता है, छोटे छोटे हरे भरे काई उनको भूमि में रोक कर रखता है। और जैसे ये नाइट्रोजन वहाँ पर रुक जाता है तो नाइट्रोजन पौधों में चला जाता है और पौधों की अच्छी वृद्धि होती है, अच्छी फसल होती है। तो ये काई हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस तरह से एक बार फिर से आपको बता दिया मैंने, है ना। तो आप बिल्कुल खेतों में जाकर देख सकते हो कि वहाँ पे काई होता है या नहीं होता है, ठीक है। होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो वहाँ पे काई होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फसल आपकी बहुत अच्छी हो। चलिए अब कल पढ़ेंगे अगला क्लास।